एपिसोड नंबर 1 to 10। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना, प्रथा या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे ऑडियो नोवेल एफएम चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक लड़की जो एक झोपड़े में रह रही थी। वहां आसपास बहुत झोपड़े बने हुए थे। कह सकते हैं उस इलाके में सब गरीब घर के लोग रहते हैं। वो लड़की अपनी बीमार माँ को देख रही थी जो नीचे बिछाई रजाई पर सो रही थी। उस लड़की की आंखें नम हो गई। उसने अपने आई को बचाने की बहुत कोशिश की थी पर उसकी आई को नहीं बचा पाई। वजह पैसा नहीं था उसके पास और आज की दुनिया बिना पैसे के किसी की मदद नहीं करती। लड़की यही सब सोचते हुए खाना खाने के लिए अपनी जगह से उठ जाती हैं। छोटे से स्टोव के पास आके बैठ जाती हैं और बर्तन का ढक्कन खोल उसमें झांकती है। थोड़े से चावल थे जिसमें मुश्किल से 3-4 निवाले बन जाएंगे। लड़की की आंख से एक आंसू की बूंद निकल उस चावल में गिरती हैं। लड़की उल्टे हाथ से अपने आंसू पोंछ देती हैं, फिर उसी बर्तन को उठा के अपने फोल्ड किए पैरों पर रख देती हैं और खाना खाने लगती हैं। खाते हुए उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या जिंदगी हो गई थी उसकी। जब पिता ने उसकी माँ का साथ छोड़ किसी और औरत से शादी कर ली थी तब उसकी माँ में लोगों के घर में काम कर उसको पाया था। बस 10वीं तक ही पढ़ा पाई उसकी माँ उसे, पर आज वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय रोने के। पाए इतनी थी नहीं कि कोई जॉब कर सके। अपने भाग्य को कोसते हुए उसने खाना खाया, फिर बर्तन साफ कर रख दिए। लड़की अपने माँ के पास आके बैठ जाती हैं और अपनी माँ के माथे को छू के देखती हैं जिसका माथा गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। लड़की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने माँ को आवाज लगाते हुए उठाने की कोशिश करती हैं। लड़की बोली, मामा आपको बुखार है, मैं अभी पट्टी कर देती हूँ, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। माँ बोली, बेटा अदिति तुम परेशान मत हो, बुखार कल तक चला जाएगा। तुमने खाना खाया कुछ था क्या घर में। बेटा मैं भी यही पड़ी हुई हूँ, इतने दिन से काम पर नहीं गई। बेटा मेरी जगह तू वहां पर कल चले जाना, वहां कुसुम के साथ जाना, मैं कल उससे बात करती हूँ। जाएगी ना, पैसे के बिना खाना नहीं आ सकता। बेटा मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ। अदिति बोली, ठीक है माँ मैं जाऊंगी, आप चिंता मत करो, अभी मैं पट्टी कर देती हूँ, आपका बुखार उतर जाएगा, मैं कल कुसुम के साथ चली जाऊंगी। माँ बोली, अदिति वहां अपना चेहरा किसी को मत दिखाना बेटा, वो बड़े लोग हैं, खूबसूरती के पीछे किसी भूखे शेर की तरह पड़ जाते हैं, खुद को महफूज रखना। अदिति बोली, जी माँ मैं ध्यान रखूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप ये दवा लीजिए। अपनी माँ को दवा देते हुए फिर माँ को ठंडे पानी की पटिया करती हैं। जब कुछ घंटों बाद उसकी माँ का बुखार कम हो जाता है तब अदिति रुकती हैं, कुछ वक्त अपने आई का चेहरा देखती हैं, फिर बाहर आके दरवाजे पर बैठ चांद को देखती हैं। रात का समय था, किसी की भी आवाज नहीं थी वहां अदिति के सिसकने की आवाज के अलावा। अदिति वहां से उठ के अंदर आ जाती हैं, फिर एक छोटा सा आईना लेकर खुद को देखती हैं। उसकी बुरी आंखें रो रो के लाल हो गई थी, चांद सा चेहरा, पर इस चांद पर कोई दाग नहीं था। लंबी नाक, गुलाबी ओठ, लंबे बाल जो सिल्की थे। अभी इस वक्त उसने एक फटा हुआ कुर्ता और लेगिंस पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत थी जिसे उसकी माँ उसको बाहर नहीं जाने देती थी। अदिति दिल की साफ थी, मन में ना कोई मैल ना किसी से कोई बैर, इसलिए उसकी माँ डरती थी कि कोई उसकी बेटी की मासूमियत का फायदा ना उठा ले। अदिति अपनी माँ के पास एक रजाई बिछा के सोने की कोशिश करती हैं पर उसको नींद नहीं आ रही थी। कल से उसकी जिंदगी में नया बदलाव आने वाला था। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली उसको कल से अपनी माँ की जगह वहां काम पर जाना होगा, वो भी खुद को छुपाते हुए। अदिति सोचते हुए नींद की आगोश में चली जाती हैं। वही मुंबई के एक नाइट क्लब में जोरों से गाने बज रहे थे और वही आधे अधूरे कपड़ों में लड़कियां अपना जिस्म दिखाते हुए डांस कर रही थी। लड़के शराब के नशे में झूल रहे थे, जो लड़की मिली उसको किस कर रहे थे, वहां ड्रग्स लिए जा रहे थे। ये क्लब किसी बड़े आदमी का था जो खुद माफिया था। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए, अंदर ब्लैक बनियान, जैकेट की जिप खुली होने की वजह से उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। बाल जो कंधे तक आते हैं उनको हाफ पोनी में बांधे रखा था, बाकी के बाल खुले छोड़ दिए थे। ब्लू आइज बियर्ड के साथ एक कान में छोटी सी रिंग पहनी थी। ब्लैक जीन्स के साथ हाथों में एक सिगरेट जलाए हुए वो उस क्लब में एंट्री करता है और उसको देख वहां खड़ी हर लड़की के नजरों में उसको पाने की हवस दिखाई देने लगती है। उस लड़के की उम्र कुछ 30 के आसपास की थी। वहां पर सबसे हैंडसम और हॉट बंदा जिसका आने का वेट हर लड़की कर रही थी। लड़के के साथ एक और लड़का चल रहा था जो मुझे पर पैर और हाथ हिलाते हुए उस लड़के के पीछे चल रहा था। ये भी हैंडसम ही है, बाल जेल से सेट किए हुए, आंखें काली हल्की
बियर्ड उस लड़के का एकमात्र दोस्त जो उसके क्राइम में उसका बराबर का साथ देता है। उस लड़के के दोस्त का नाम राज है। राज चलते हुए ही एक लड़की को कमर से पकड़ उसके साथ डांस करने लगता है। आगे चलने वाला लड़का पीछे गर्दन घुमा के राज को देखते ही स्माइल करता है, फिर सिगरेट के कश भरते हुए आगे लगे सोफे पर जाके बैठ जाता है। पैरों पर पैर चढ़ा के आराम से बैठा अपनी नजरें घुमा रहा था, पर आज कोई खूबसूरत चेहरा उसको नहीं दिखा। टेबल पर रखे ड्रिंक को हाथ में पकड़ एक सिप लेता है। वो लड़का वहां क्लब में बैठा अपनी ड्रिंक कर रहा था, साथ ही उसकी नजरें आसपास घूम रही थी ताकि कोई खूबसूरत चेहरा उसको दिखे जो उसकी रात को हसीन बना दे, पर आज जैसे उसको कोई भा ही नहीं रही थी। राज डांस करते हुए उसके पास आके बाजू के सोफे पर बैठ जाता है। राज, क्या भाई आज तुझे किसी के पास नहीं जाना? एक ड्रिंक का ग्लास उठा के उस लड़के के ड्रिंक के ग्लास को उससे हल्के से टच करते हुए चीएसएसएस। लड़का, अपनी ड्रिंक करते हुए, आज कोई पसंद नहीं आ रही? कमाल की बात है ना, आज साला को करने का भी मन नहीं है। राज, हेयर एसएस ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शौर्य मलिक को लड़की नहीं चाहिए? ये तो अजूबा हो गया आज। शौर्य, मैं खुद हैरान हूँ, आज मुड़ नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों बेचैनी से हो रही हैं, महफिलें सजी हुई हैं पर सुकून कहीं नहीं है। राज, हम तेरी बातें मुझे समझ नहीं आती। देख, कोई तो होगी जो इस दुनिया, जो तुझे प्यार से सुकून पहुंचाएगी। मुझे यकीन कहीं ना कहीं तो होगी वो जो तेरे पास अपने आप चली आएगी। शौर्य, प्यार वो भी मुझे सपने में? ये प्यार साला सिर्फ एक सरदर्द है जो सुकून को भी छीन ले, ऐसा नशा जो आपको कामयाब नहीं सिर्फ बर्बाद कर दे, ऐसी तलब जो आपको खुद से दूर कर दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई प्यार जो मुझे दोबारा तोड़ दे। शौर्य की आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत थी जो टूटे हुए आशिक की तरह थी। राज, तू उस एक लड़की की वजह से सबको गलत क्यों समझ रहा है? हर लड़की निशा नहीं होती शौर्य, समझ मेरी बात, क्यों खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मेरे दोस्त, एक बार सच्चे दिल से मोहब्बत करके तो देख, तुझे तेरा खोया सुकून जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है प्यार पर। शौर्य, चल लेक्चर देना बंद कर, मुझे नहीं सुनना। एक बार किया था प्यार, उसके जख्म अब तक गहरे हैं, दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करना। निशा एसएस, आई हेट दिस गर्ल, पैसे के लिए छोड़ गई मुझे। आज देख मैं कहा हूँ, ऐसी ऊंचाई पर जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। एक लड़की शौर्य के बाजू में आके बैठ जाती है और उसकी थाई पर हाथ घुमाते हुए उसको बहकाने की कोशिश करती हैं। शौर्य उसको एक नजर देखता है पर कुछ नहीं कहता, ना उसको रोकता है। राज, लगता है तेरे रात का इंतजाम हो गया, मैं चलता हूँ, एंजॉय योर नाइट। शौर्य, रुक, मैं भी आ रहा हूँ, कहा था ना आज मन नहीं है। उस लड़की को देख, नो बेबी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, किसी और को देख लो। बाहर जाते हुए वो लड़की का मुंह बन जाता है। राज उसके पीछे चलते हुए, सच में तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ है, कहीं बुखार तो नहीं हुआ तुझे? आज खुद मना कर रहा है तू, जिनके बिना तू रह नहीं सकता था। शौर्य, गाड़ी में बैठ, तू आ रहा है या मैं जाओ? राज जल्दी से उसके बाजू में बैठ जाता है। शौर्य गाड़ी शुरू कर घर की तरफ बढ़ा देता है। अदिति की आंख अचानक अपने माँ के करहाने से खुलती है। अदिति झटके से बैठ अपनी माँ को देखती है, फिर अपनी माँ के माथे को छू के देखती है तो दोबारा बुखार चढ़ा हुआ था। अदिति खड़ी होके, अदिति, माँ को दवाई देनी होगी, बुखार ऐसे कम नहीं होगा। पर पैसे? 50 रुपए तो लगेंगे बुखार की दवा के लिए, कहाँ से लाओ? अपने आई को देख जो बुखार से कांप रही थी। अदिति उन्हें फटी हुई चादर से ढक देती हैं और फिर घर के बाहर आके कुसुम के झोपड़े के पास आती हैं और दरवाजा पीटती हैं। एक दुबली पतली लड़की जो अदिति से कुछ साल बड़ी थी, वो दरवाजा खोलती हैं। ये भी दिखने में अच्छी खासी थी पर थोड़ी सावली थी, पर नैन नक्श काफी खूबसूरत थे। कुसुम अदिति को देख, कुसुम, अदिति, क्या हुआ काकी, ठीक तो हैं? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? फ्लश्ड। अदिति, माँ का बुखार नहीं उतर रहा है। कुसुम दी, मुझे 50 रुपए दीजिए ना ताकि मैं दवाई लेकर आऊँ, और मैं कल से आपके साथ काम पर आऊंगी। मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपको वापस दे दूंगी, मदद करो दी। फोल्डेड हैंड्स, लाउडली क्राइंग, रोते हुए हाथ जोड़ के। कुसुम उसके हाथ पकड़ के नीचे कर देती हैं। पागल, हाथ क्यों जोड़ रही हैं? दी भी बोलती हैं और एक झटके में पराया कर देती हैं। तू रुक, में पैसे लेकर आए और अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलती हूँ। हम अदिति के आंसू पोंछ। कुसुम अंदर जाके अपने बैग से पैसे निकालती हैं, उसके पास भी 200 रुपये ही थे। उसने उन पैसों को लिया और बाहर आके दरवाजा बंद कर अदिति के पास आके खड़ी होके उसको चलने को कहती हैं। अदिति को भी डर लग रहा था अकेले जाने में, पर अब कुसुम उसके साथ थी तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। उनके घर से मेडिकल शॉप दूर ही थी, दोनों रास्ते पर चलते हुए जा रही थी, दोनों जल्दी जल्दी चल रही थी क्योंकि सड़क सुनसान थी। डर तो कुसुम को भी लग रहा था पर अदिति बच्ची थी इसलिए उसके साथ आ गई थी। कुसुम जहां 22 साल की थी वही अदिति सिर्फ 20 साल की थी। उसका दिमाग बच्चों जैसा था, किसी मासूम गुड़िया की तरह थी वो। उसको ना दुनियादारी की समझ थी ना किसी गंदे नजर वालों की।
उसकी माँ ने उसको दुनिया की नजरों से बचा के अब तक रखा था। उसकी माँ को अदिति की खूबसूरती से डर लगता था। कुसुम और अदिति एक मेडिकल शॉप पर खड़ी होकर दवाई लेती हैं और उन्हें पैसे देकर वापस जाने लगती हैं। उस मेडिकल शॉप के बाहर कुछ आवारा लड़के खड़े होकर कॉन्डम के पैकेट ले रहे थे। कुसुम ने उनकी नजरों को देखा जो अदिति पर थी। कुसुम ने अदिति का हाथ पकड़ जल्दी जल्दी चलने लगी, पर वो लड़के उनके पीछे चलने लगे थे। अदिति भी कुसुम के साथ जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। अदिति ने पीछे मुड़ के उन लड़कों को देखा जो उसको देख एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। अदिति दी, ये लड़के हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? कुसुम, तू उन पे ध्यान मत दे, बस चल यहाँ से, पीछे मत देखना, हम चल जल्दी जल्दी। फ्यू फ्यू। डर कुसुम को भी लग रहा था, वहां वो रुक नहीं सकती थी। वो लड़के कुछ छह थे और अदिति लड़ना जानती ही नहीं थी ना कुसुम, इसलिए कुसुम ने वहां से भागना ही सही समझा। कुसुम खुद भागने लगी और अदिति को भी भगा रही थी। उन दोनों को भागते देख वो लड़के भी उनके पीछे भागने लगते हैं। अदिति दी, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? अदिति ने अपने हाथ में अपने माँ की दवाई कस के पकड़ी हुई थी ताकि वो गिरे ना। कुसुम, अभी बात मत कर अदिति, बस चल यहाँ से, वो लोग अच्छे नहीं हैं। अदिति भी फिर कोई सवाल नहीं करती और कुसुम के साथ भागने लगती हैं, पर कुछ दूरी पर वो लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को बीच में खड़ा किए उनके आसपास घूमने लगते हैं। उन सब की गंदी नजरें अदिति पर थी। वही कुसुम अदिति को खुद के पीछे छुपा रही थी। कुसुम, क्या चाहिए? जाने दो हमें, दूर रहो। एक लड़का, हाय एसएस, क्या लड़की हैं यार, कसम से आज तो मजा आ गया, अपने ओठों को काटते हुए। दूसरा लड़का, भाई सही कहा, दोनों कमाल हैं, पर ये वाली तो किसी परी की तरह हैं, आज तो लॉटरी लग गई है हमारी। एक लड़का आगे आके अदिति का हाथ पकड़ लेता है और जिसकी वजह से अदिति के हाथ में पकड़ी दवाई की शीशी नीचे गिर के टूट जाती है। अदिति उस दवाई को देख रही थी। अदिति, भैया छोड़ो, मेरी माँ की दवाई है, उन्हें बुखार है, हमें जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। एक लड़का जो कुसुम को पकड़े हुए था, बीमार तो हम भी हैं, और तुम हमारी दवाई हो, पहले हमारा इलाज तो हो जाए, फिर तुम्हारी माँ का भी कर देंगे। कुसुम, कमीने, तुझे दिखाई नहीं देता, बच्ची हैं वो, छोड़ो उसे। कुसुम उस लड़के के हाथ पर काट देती हैं, जिसे वो लड़का कुसुम को सड़क पर जोर से धक्का देता है। कुसुम संभल नहीं पाती और सामने से आ रही गाड़ी के आगे आ जाती हैं, पर गाड़ी चला रहा लड़का जल्दी से ब्रेक मार देता है, जिसे गाड़ी कुसुम को छूने से पहले ही रुक जाती है। कुसुम कस के आंखें बंद कर एक चीख साथ वही खड़ी रहती हैं। राज, अबे ये क्या था, अभी इसको उड़ा देता तू, इस लड़की को मरना ही है तो मुंबई में बड़ा समंदर है, वहां जाए, हमारी गाड़ी ही मिली इसे। शौर्य गुस्से से बाहर आके कुसुम के सामने जाके खड़ा हो जाता। जब उसकी शक्ल देखता है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। कुसुम, यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को, गाड़ी के सामने क्यों आई, पागल हो गई हैं क्या? कुसुम, सर एसएस आप, सॉरी सर, वो ये लड़के हमें छेड़ रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। राज, कुसुम को देख, पर इतनी रात को बाहर ही क्यों निकली तुम? कुसुम राज को इग्नोर कर बस शौर्य को देख रही थी। गजब बेइज्जती है इस लड़की को, मुझसे प्रॉब्लम क्या है, कभी बात ही नहीं करती, मैंने इसका क्या बिगड़ा है? कुसुम को घूर के देख, मन में कहता है। राज कुसुम को देख रहा था जो रो रही थी। वही शौर्य को भी अजीब लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात को बीच सड़क पर कर क्या रही थी। शौर्य, साफ साफ बोलो, बात क्या है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहां साइड से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है जो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। वो लड़के उसको घसीटते हुए उनसे दूर ले जा रहे थे। ये किसी की आवाज थी? राज, पता नहीं, मुझे लगता। कुसुम, सर में हाथ जोड़ती हूँ, उसको बचा लीजिए, वो बच्ची हैं, वो मेरे साथ हैं, वो लोग उसको नोच डालेंगे, प्लीज उसको बचा लीजिए। लाउडली क्राइंग, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। राज तो अब तक क्या गीली डंडा खेल रही थी, पहले नहीं बोल सकती थी। शौर्य, एसएस आसपास देख, ये कहा गया। शौर्य भागते हुए उन लड़कों के पास जा रहा था। मेरे लिए तो रुक में भी आ रहा हूँ, साला फाइट के लिए हमेशा आगे रहता है ये, और मैं साइड हीरो बन जाता हूँ, रुक जा एसएस। शौर्य के पीछे भागते हुए कुसुम भी उनके पीछे भागने लगती हैं। राज उसको देख खुद भागते हुए, तुमको भी फाइट करनी है, जो इतना भाग रही हो? कुसुम, मैं अपनी दोस्त के लिए भाग रही हूँ, आपको इंसान किसने बनाया, दिमाग है कि नहीं, भागते हुए। राज, मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कुसुम, जी नहीं, मेरे बॉस शौर्य सर हैं, आप नहीं, आप उनके दोस्त हैं। पता नहीं सर क्यों आपकी बात मानते हैं जब ही आपके पास दिमाग ही नहीं है। राज भागते हुए, क्या बोली तू, खुद चिपकली जैसी हैं और मेरा दिमाग देख रही हैं, खुद की साइज देख पहले। कुसुम, में चिपकली ही सही, पर आप तो किसी जानवर से भी मेल नहीं खाते, आपको तो मैं वो भी नहीं बुला सकती, जानवरों की बेइज्जती हो जाएगी इसमें। राज, तुम ज्यादा बोल रही हो। कुसुम, मैं। कुसुम, शौर्य सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए।
राज, इसको मैं नजर ही नहीं आता हूँ। एसएस, क्या कमी है मुझ में? हर लड़की मरती है मुझ पे, पर ये ऐसा भाव खाती हैं, इतना भाव तो शेयर होल्डर भी नहीं खाते। चिपकली। शौर्य वहां जाके उन लड़कों दे अदिति को छीन लेता है, जिसे वो लड़के शौर्य को मारने के लिए उसके पास आते हैं। शौर्य ने अब तक अदिति का चेहरा नहीं देखता था, पर उसको अपनी बाहों में पकड़े हुए था। अदिति अपनी भूरी आंखें झपकाते हुए शौर्य को देख रही थी। शौर्य को देख अदिति के गाल लाल हो गए। वो था ही इतना हैंडसम, कोई किसी लड़की को एक नजर देख ले तो वो पिघल जाए। हमारी अदिति के साथ भी कुछ यही हुआ। शौर्य का हाथ अपनी कमर पर महसूस कर उसकी आंखों में अलग ही नशा चढ़ गया था, जो उसके दिल तक जा रहा था। शौर्य के पास खुद को सैफ महसूस कर रही थी वो। शौर्य इन सब से अनजान उसके लड़की को बचाने के लिए उन सब से भीड़ पड़ा। इश्क है आंसू, इश्क है नगमा, इश्क सुकून है, राहत है, इश्क है सेहरा, इश्क है दरिया, इश्क जुनून है, जहमत है। इश्क है आंसू, इश्क है नगमा, इश्क सुकून है, राहत है, इश्क है सेहरा, इश्क है दरिया, इश्क जुनून है, जहमत है। उसने अदिति को खुद से अलग किया और कुछ ही मिनट में वो सब लड़के जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए दर्द से करहा रहे थे। शौर्य अपने हाथ साफ करते हुए उन सबको घूर रहा था। राजो, एसएस, बहुत बुरी तरीके से मारा है तूने। हाड़ियां टूटी सबकी, लगता है काफी खर्चा होगा इन्हें हाड़ियां जोड़ने में। कुसुम अदिति को गले लगा के, तू ठीक है? अदिति कुसुम को कसके पकड़ के हाँ में सर हिला देती हैं। थैंक यू सर, एसएस आप टाइम पर आ गए थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हम लोग चलते हैं। थैंक यू फ्यू। शौर्य, रुको एसएस, गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। तुम क्या चाहती हो? दोबारा कोई और बदमाश आके तुम्हारे साथ यही करे? गाड़ी में बैठो। बिना उन दोनों को देख गाड़ी में बैठ जाता है। कुसुम, सर क्या आप मुझे 200 रुपए दे सकते हैं? वो दवाई लेनी थी, आप मेरी सैलरी में से काट लेना। दवाई बहुत जरूरी है सर, प्लीज। फ्यू फ्यू। राज अपने पॉकेट से 500 की नोट निकाल के कुसुम की तरफ करता है। ये लो, मुझे बाद में वापस कर देना। इसके पास कभी कैश नहीं होती हैं और मेरे पास सब 500 ही हैं। स्माइल स्माइल। कुसुम को थोड़ी झिझक हो रही थी राज से पैसे लेने में। शौर्य, ले लो, बाद में वापस कर देना। जाओ जाके दवाई ले लो। बिना उनकी तरफ देख अदिति की पीठ उसकी तरफ थी, पर उसके लंबे बाल बहुत खूबसूरत थे जो हवा से हिल रहे थे। कुसुम पैसे लेकर राज को थैंक यू कहती हैं और दोबारा उसी मेडिकल स्टोर में जाके दवाई ले आती हैं। फिर अदिति का हाथ पकड़ शौर्य की गाड़ी की तरफ बढ़ जाती हैं। कुसुम अदिति को थामे हुए गाड़ी की तरफ ले जाती हैं और उसके कान में धीरे से कहती हैं, कुसुम ये हमारे सर हैं, कल से इनके घर में ही काम करना है हमें। थोड़े खड़ूस हैं पर स्टॉफ को कुछ नहीं कहते, बस गुस्सा जल्दी आ जाता इन्हें। अदिति पलके झपकाते हुए बस उसे सुन रही थी। कुसुम वहां आके अदिति को गाड़ी में बैठा देती हैं। उस बड़ी से गाड़ी को देख अदिति की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी, आज तो उस गाड़ी में बैठी हुई थी जिसके सपने भी देखने का हक उसे नहीं था। अदिति ने हल्के से उस गाड़ी के सीट को छुआ, एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तभी शौर्य ने सामने वाले मिरर से पीछे देखा तो वही जम गया, अदिति का चेहरा उसके सामने था। आंखों में मासूमियत लिए, ओठों पर एक प्यारी मुस्कान जो, और उसकी भूरी आंखें जो गाड़ी को तराश रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, क्लीन चेहरा, कोई दाग नहीं था तो सिर्फ खूबसूरती का भंडार जो उसको अलग बना रहा था। अदिति गाड़ी को देखने में खोई थी, तभी उसकी नजरें सामने वाले मिरर पर पड़ी। शौर्य की नीली आंखें उसको ही देख रही थी, जिसे अदिति ने अपनी नजरें झुका ली। शौर्य के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई, उसकी ये अदा उसे घायल कर गई, पर उसने अपने स्माइल जल्दी से छुपा ली। राज, चल, किसका वेट कर रहा है? तुम लोग कहाँ रहती हो? एड्रेस बता दो। स्माइल। शौर्य होश में आके अपनी नजरें फेर लेता है। हम गाड़ी स्टार्ट कर शुरू कर देता है। कुसुम उसको एड्रेस बता देती हैं। शौर्य की नजरें बार बार अदिति पर जा रही थी, वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था उसे देखने से। आज तक कितनी खूबसूरत लड़कियां देखी थी उसने, पर अदिति जैसी सादगी से भरी खूबसूरती आज पहली बार उसके आंखों में नशा भर रही थी, जो एहसास काफी अलग था उसके लिए। अदिति खुद पर शौर्य की नजरें महसूस कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी पलकें झुकाई ही रखी। कुछ वक्त बाद कुसुम ने शौर्य को रोकने को कहा। कुसुम अदिति को बाहर निकाल खुद भी बाहर आती हैं। इस बीच शौर्य की नजरें सिर्फ अदिति पर थी, जो उसको देख ही नहीं रही थी। जहां लड़कियां उसके चार्म से खुद को रोक नहीं पाती थी, वही अदिति का इग्नोर करना शौर्य को पसंद नहीं आता। शौर्य गुस्से से गाड़ी के बाहर आके अदिति के सामने खड़ा होके, तुम्हें जबान नहीं दी भगवान ने? थैंक यू बोलना नहीं आता? पाउटिंग पाउटिंग। अदिति उसकी गुस्से भरी आवाज सुन सर नीच कर कुसुम के पीछे छुप जाती हैं और आंखें जोर से मिच लेती हैं। नाम क्या है इसका? कुसुम को देख कुसुम, सर मैं थैंक यू बोल देती हूँ। वो डर रही हैं। फ्यू फ्यू। शौर्य, नाम नाम पूछा मैंने, सुनाई नहीं दिया। पाउटिंग पाउटिंग। कुसुम, अदिति सर, वो उसकी माँ बीमार है ना, इसलिए वो थोड़ी उदास हैं सर। बच्ची है, माफ कर दीजिए। फ्यू फ्यू।
राज ओए छोड़ना, क्यों बच्ची को डरा रहा है, चल लेट हो रहा है हमें। शौर्य दोबारा जब भी सामने आओ और जवाब नहीं मिला मुझे तो गाड़ी में बैठ जाता है। अदिति को एक नज़र देख गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जब उसकी गाड़ी आगे चली जाती है तब अदिति उस गाड़ी को देख रही थी। वही शौर्य साइड मिरर से अदिति को कुसुम उसका हाथ पकड़ के आगे ले जा रही थी, पर अदिति का ध्यान उस गाड़ी पर ही था जो शौर्य की नज़रों से ना बच सका। शौर्य ने एक टे स्माइल के साथ सामने देख गाड़ी चलाने लगा। अदिति कुसुम के साथ खुद के घर आती हैं, उसकी मां को देखती हैं जो अभी भी बुखार से तप रही थी। अदिति जल्दी से अपनी मां को दवाई खिला देती है, फिर दोबारा उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगती हैं। कुसुम वही रुक जाती हैं ताकि रात को अदिति को कुछ जरूरत पड़े को उसके काम आ सके। अदिति तो बिना सोए अपने मां के सर पर पट्टियां रख रही थी। कुसुम वही बैठे बैठे सो गई थी। आधी रात में अदिति की भी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला अब उसकी मां का बुखार भी कम था। शौर्य राज के साथ अपने घर आता है। शौर्य मलिक जिसके पास पानी की तरह पैसा था, कितना भी खर्च कर ले वो खत्म नहीं होता था। शौर्य का बंगला किसी राजमहल से कम नहीं था। उसका 3 मंजिला बंगला काफी खूबसूरत था और उस बंगले के आसपास हरी घास के साथ फैला हुआ गार्डन उसकी शोभा बढ़ा रहा था। क्रीम एंड व्हाइट कलर से वो बंगला पेंट किया गया था। पेड़ भी लगे हुए थे आसपास जो काफी अच्छे लग रहे थे। शौर्य ने अपने बंगले के बड़े से गेट के अंदर अपनी गाड़ी ली और दरवाजे के सामने ही पार्क की और उसमें से उतर गया और सीधा अंदर चला गया। राज ने उसे जाते देखा तो नामे सर हिला के खुद गाड़ी पार्क करने चला गया। उस बंगले के आसपास ब्लैक कपड़े पहने शौर्य के गार्ड्स खड़े थे। उनके पास गन थी जो शौर्य के सेफ्टी के लिए वहां लगाए गए थे। शौर्य घर के अंदर आया तो वहां कोई नहीं था। शौर्य के घर में बहुत सारे नौकर थे पर शौर्य को ज्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। काम हो जाने के बाद वो सब बंगले के पीछे बने अपने कॉटेज में चले जाते थे। आज भी वहां कोई नहीं था। 4 फ्लोर का ये बंगला जहां शौर्य अकेला रहता था। राज कभी कभी उसके साथ यहां रुक जाता था। शानदार तरीके से सजाया गया था उसका घर, सब महंगी चीजें भरी हुई थी। बिल्कुल लग्जरी लाइफ थी उसकी। हर फ्लोर पर उसने कुछ ना कुछ बनाया था। 4 फ्लोर पर जिम एरिया था, साथ ही स्विमिंग पूल। 3 फ्लोर पर उसके स्टडी रूम से लेकर ऑफिस तक इंतजाम था। 2 फ्लोर पर उसके गन रूम और साथ ही पेंटिंग रूम था। 1 फ्लोर पर उसका मास्टर बेडरूम जो काफी बड़ी जगह में बनाया गया था। शौर्य सीधा 2 फ्लोर पर जाता है, वहां अपने पेंटिंग रूम में जाके दरवाजा लॉक कर देता है। शौर्य वहां आके लाइट ऑन करता है जहां पर सिर्फ खाली पेंटिंग बोर्ड थे। कोई पेंटिंग उसने आज तक बनाई ही नहीं। पेंटिंग करना पसंद था उसे, पर आज तक कोई ऐसी चीज दिखी ही नहीं जिसकी पेंटिंग वो बनाना चाहे। शौर्य 1-2 उंगलियों में पेंटिंग ब्रश पका और उसे गोल घुमाते हुए उसने आंखें बंद की। उसके बंद आंखों में अदिति का चेहरा उतर आया, उसकी भूरी आंखें जिनमें मासूमियत थी। शौर्य ने एक शातिर स्माइल के साथ आंखें खोली और 20 मिनट तक उस ब्रश को उस पेंटिंग बोर्ड पर घुमाता रहा। उसने अदिति का सिर्फ चेहरा बनाया था, एक खूबसूरत पेंटिंग जिसे वो लड़की उसके सामने हो। शौर्य ने ब्रश फेंका और अदिति के ओठों पर अपना कलर से भरा हुआ अंगूठा रख वहां फिराने लगा। उसको अलग ही सुकून मिल रहा था। शौर्य, हजारों खूबसूरती है इस दुनिया में पर तेरी आंखों की मासूमियत कहीं नहीं। लाखों जिस्मों का सौदा होता है यहाँ पर तेरी तरह कोई पाक साफ नहीं। तेरे ओठों की मुस्कान कहीं नहीं देखी मैंने। क्या नाम है तेरा मुझे पता नहीं, पर तू जो कोई भी है बेहद दिलकश है। तुझे मेरे सामने नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब तुझे पाना मेरी जिद बन गई है। और शौर्य मलिक अपनी हर जिद पूरी करता है। राज वहां से आके शौर्य की बातें सुन रहा था। वो आगे आया और शौर्य की बनाई पेंटिंग देख आंखें छोटी कर शौर्य को घूरने लगा। राज, शौर्य बची है वो, मैं तुझे इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की लाके दूंगा, तुझे ये क्यों? शौर्य अदिति की पेंटिंग को घूरते हुए, मुझे यही चाहिए। राज, दिमाग खराब हो गया है तेरा? मेहा जो 19-20 साल की होगी वो लड़की और तुझे वो चाहिए? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? मैंने देखा था उसको, मासूम है बहुत, उसको भूल जा। शौर्य, मुझे यही चाहिए और जो मुझे चाहिए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ। तू क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इसको अपने पास आने के लिए मजबूर कर दूंगा। राज, शौर्य, पागलपन की भी हद होती है। ये क्या कर रहा है तू? 10 साल का गैप है तुम दोनों में, वो लड़की तुझे नहीं झेले पाएगी यार। शौर्य, आई वॉन्ट दस गर्ल, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये चाहिए। इसके बारे में पता कर। अगर तू ये नहीं करेगा तो मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है, समझा? वहां से अपने कमरे में चला जाता है। राज बेबसी से अदिति की पेंटिंग देख। राज, सॉरी, पर गलती तो तुम्हारी भी नहीं है। तुमको शौर्य के सामने नहीं आना चाहिए था। अब वो पागल जब तक तुमको खुद के पास नहीं लाएगा, चैन से नहीं बैठेगा। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फ्यू, गहरी सांस छोड़ वो कमरा लॉक कर अपने कमरे में चला जाता है।
शौर्य अपने शरीर पर बची उस ब्लैक बनियान को भी निकाल के फेंक देता है। अब वो ब्लैक जींस में बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने से अदिति चेहरा जा ही नहीं रहा था, जो उसको बेचैन कर रहा था। शौर्य को अदिति को याद कर उसको पाने की चाहत और बढ़ गई थी। एक पागलपन, जुनून उसकी आंखों में था। प्यार शब्द से दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ अदिति को अपनी जिद के चलते पाना चाहता था। शौर्य रात भर नहीं सोया। उसको आदत थी वो बिना सोए भी दूसरे दिन अपने हैंडसम ऑरा के साथ रेडी हो जाता था। उसको देख कोई नहीं कह सकता था कि उसको किसी चीज की कमी है। राज ही जानता था उसका दोस्त दुनिया के सामने जितना डेविल बन के रहता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, अकेला है। अदिति सुबह उठी, उसने अपने माँ के लिए खाना बनाया और कुसुम के साथ निकल गई अपने काम के लिए। अंदर से डरी हुई, पर क्या कर सकती थी, काम की जरूरत थी उसे। उसकी माँ को इलाज की जरूरत थी जिसके लिए उसको बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, जो घर बैठे तो उसको नहीं मिलते। मजबूरी और हालातों से हार उसने अपने कदम आज घर से बाहर निकाल लिए। कुसुम की माँ को अपनी माँ का ध्यान रखने को कह वो कुसुम के साथ निकल गई थी। राज और शौर्य ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। शौर्य ने व्हाइट सूट पहना हुआ था और साथ ही उसके सेट किए गए बाल और नीली आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने बियर्ड पर हाथ घुमाते हुए वो नीचे आया। राज पहले ही नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। शौर्य अपनी चेयर पर आके बैठ गया। वहां खड़ी एक लड़की जो कुछ 25 साल की थी, उसने शौर्य को नाश्ता सर्व किया और कदम पीछे लेकर सर झुका के खड़ी हो गई। शौर्य के घर में ज्यादा फीमेल सर्वर थी, कुछ मेल थे। वो लड़की जब से आई थी हमेशा शौर्य को घूरती, पर शौर्य के अपने कुछ उसूल थे। वो एक नौकरानी से कोई भी रिलेशन नहीं बनना चाहता, नहीं वो उन लड़कियों को नजर उठा के देखता था। यहाँ पर काम करने वाली लड़कियां ज्यादातर 25-26 साल की ही थी। सब शौर्य के हैंडसम चेहरे को चुपके से देख ही लेती, ताकि गलती से ही सही शौर्य की नजर उन पर पड़ जाए और उनकी किस्मत चमक जाए, पर शौर्य उन्हें एक नजर देखता भी नहीं था। अदिति शौर्य के बंगले के बाहर खड़ी थी, उसके साथ कुसुम भी थी। अदिति ने अपने फेस को कवर करके रखा था। वहां खड़े गार्ड्स कुसुम को जानते थे, इसलिए उसको अंदर जाने दिया। अदिति तो बस अपने आसपास की खूबसूरत चीजें देख रही थी। वहां लगी लंबी लंबी गाड़ियां, आगे बंगले के सामने लगा पानी का फवारा जो काफी खूबसूरत था। अदिति के लिए ये सारी चीजें बहुत नई थी, आंखों में चमक लिए वो सब देख रही थी। गार्डन में बने फूलों के रास और हरी घास। बंगला तो इतना बड़ा था कि अदिति का पूरा मोहल्ला उसमें समा जाए, तभी उस बंगले में बड़ा हिस्सा बच जाए। अदिति कुसुम का हाथ पकड़ अंदर बंगले की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। वो कल शौर्य से मिल चुकी थी, पर कल शौर्य उस पे चिल्लाया था जिसे उसको आज शौर्य के सामने जाने से डर लग रहा था। वही कुसुम उसको कुछ खास रूल समझा रही थी जो यहाँ शौर्य के बनाए थे, जिन्हें सबको फॉलो करने पड़ते थे। कुसुम देखो अदिति, सर वैसे तो अच्छे, पर उनको गुस्सा बहुत आता है। अपने काम के अलावा और किसी चीज पर ध्यान मत देना, और इस घर में बने 4 फ्लोर पर किसी भी लड़की का जाना मना है। सर को पसंद नहीं कोई उनकी चीजों को छुए। वहाँ साफ सफाई उनके कुछ खास लोग हैं, वही करते हैं। हमें बस किचन और हॉल के साथ नीचे के कमरे और गार्डन में जाने की परमिशन है। उन्हें खाने में तेल मसाले पसंद नहीं है। यहाँ जो भी ड्यूटी तुम्हें मिले वो करनी पड़ेगी, फिर चाहे जो हो। और हाँ, सर को ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। मतलब यहाँ हम लोगों को बात करने की परमिशन नहीं है। मुंह बंद और हाथ चालू ऐसे काम करना है यहाँ। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अदिति जी दीदी एसएस में समझ गई। क्या ये साहब कल की तरफ मुझ पे गुस्सा करेंगे? फ्यू फ्यू। कुसुम नहीं, अगर सर कोई सवाल पूछे तो नजर झुका के जवाब दे देना। सर गुस्सा नहीं करेंगे, हम डरो मत, मैं भी तो रहूंगी तेरे साथ। हम चल, अभी लेट हुआ ना तो सर गुस्सा करेंगे। अदिति का हाथ पकड़ जल्दी जल्दी अंदर कदम बढ़ाते हुए। अंदर शौर्य का नाश्ता चल रहा था, साथ ही राज भी अपना नाश्ता कर रहा था। कुसुम वहां आके शौर्य से 5 कदम ही खड़ी होके उसको विश करते हुए। राज कुसुम को देख हल्की स्माइल के साथ देखता है, पर कुसुम उसको इग्नोर कर देती है, जिसे राज का मुंह बन जाता है। राज मन में, ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसको मैं नजर क्यों नहीं आता कभी? फ्यू फ्यू। कुसुम सर, गुड मॉर्निंग। वो फ्यू। अदिति तो कुसुम के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, वही शौर्य ने उस तरफ देखा नहीं था। पर अदिति उसको खाते देख थूक गटक लेती हैं, उसके पेट से आवाज आने लगती है। इतनी आवाज थी वो जिसे शौर्य के कानों में भी वो आवाज पहुंची। वही अदिति झेपते हुए कुसुम के पीछे पूरी छुप गई। उसको शर्म महसूस हो रही थी। अदिति की भी कोई गलती नहीं थी, जितने चावल थे वो तो उसने अपनी माँ के लिए बना के रखे। कल रात से उसने कुछ भी पेट भर नहीं खाया था, उसको बहुत भूख लग रही थी। राज भी आंखें बड़ी कर कुसुम के पीछे देखने लगता है, पर अदिति का चेहरा ढका हुआ होने की वजह से उसको पहचान नहीं पाया। वही शौर्य कुसुम की तरफ नजरे कर उसको 2 उंगलियां दिखा के साइड होने को कहता ही राज जिसे कुसुम साइड हो जाती हैं।
शौर्य गौर से उस लड़की को देख रहा था जो आंखें कसके बंद करे हुए वहां खड़ी थी। उसका मुंह स्कार्फ से ढका हुआ था। शौर्य के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई जैसे वो उसको पहचान गया हो। शौर्य नाश्ता छोड़ आराम से चेयर पर बैठ अपनी पीठ उस चेयर से लगा के अदिति को घूरते हुए। शौर्य अपने मुंह पर से ये कपड़ा हटाओ जल्दी। अदिति कुछ नहीं कहती ना ही स्कार्फ हटाती हैं, बस आंखें बंद किए वही खड़ी रहती हैं। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शौर्य की भारी आवाज उसको डरा रही थी। उसको डर लग रहा था शौर्य से। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जब सवाल करूं तो जवाब दे दिया करो। हटाओ इसको अभी और अपनी शक्ल दिखाओ। कुसुम अदिति डरो मत, स्कार्फ हटा दो हम। अदिति रोते हुए आंखें खोल कुसुम को देखती हैं तो कुसुम आंखें झपका के उसको शांत होने को कहती हैं। फिर अदिति शौर्य की तरफ नजरें कर लेती हैं जो उसको ही घूर रहा था। अदिति जल्दी से शौर्य की नजरों से अपनी नजरें हटा के पलकें झुका लेती हैं और धीरे धीरे अपना स्कार्फ हटाने लगती हैं। कुछ वक्त बाद अदिति का चेहरा शौर्य के सामने था। वही शौर्य उस चेहरे को अपनी आंखों में बसा रहा था, उसको एकटक देख रहा था। राज शौक में तुम एसएस फ्लश्ड फ्लश्ड। फिर शौर्य को देख जो अदिति को ही देख रहा था। शौर्य एसएस उसको आवाज देकर होश में लाते हुए। शौर्य हम बिना अदिति से नजर हटाए बोल। राज कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं अब। अदिति को देख लगता है तुम्हारी किस्मत में ही शौर्य है इसलिए तुम खुद उसके पास चली आई। फ्लश्ड फ्लश्ड मन में। कुसुम सर एसएस वो सरला काकी की तबीयत ठीक नहीं है तो आज से उनकी जगह पर ये काम करने आई हैं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना सर? उसको काम की बहुत जरूरत है प्लीज सर एसएस। ये सरला आंटी की बेटी हैं, उनकी जगह पर काम करना चाहती हैं। फ्यू फ्यू। शौर्य हम भूख लगी है एसएस। अदिति को देख वही कुसुम शौक में शौर्य को देख रहे थे। वही अदिति की आंखें भी कुछ पलों के लिए शौर्य को देखा, फिर पलकें दोबारा झुका ली और ना में सर हिला दिया। अदिति के पेट से दोबारा आवाज आई जिसे अदिति जोर से रोने लगी। कुसुम इसके साथ बैठ जाओ, यहाँ खाना खाओ पहले फिर बात करते हैं। कुसुम अभी शौक में खड़ी बड़ी आंखें कर शौर्य को देख रही थी। कुसुम सर एसएस सर हम कैसे कैसे बैठ सकते हैं, वो भी आपके साथ? फ्लश्ड फ्लश्ड। राज फ्लश्ड फ्लश्ड तेरा दिमाग तो सही है, आज क्या क्या खिलाया तुझे नाश्ते में, इतना मीठा कैसे बोल रहा है? फ्लश्ड फ्लश्ड। शौर्य उसको घूरता है। राज चुप हो जाता है। शौर्य तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा? बैठो, टाइम नहीं है मेरे पास और तुम रोना बंद करो। अदिति को घूर के, लेकिन उसकी तेज आवाज से अदिति और जोर से रोने लगी। उसको डर लगता था शौर्य से, उसकी आवाज से। इसको चुप कराओ यार, कितना रोती हैं ये, चुप हो जाओ। इरिटेट होके कुसुम चुप हो जाओ, आओ बैठो एक चेयर के पास। अदिति को ले जाके बैठने को कहती हैं। अदिति ना में सर हिला देती हैं तो कुसुम उसको समझाती हैं, नहीं बैठोगी तो सर और गुस्सा करेंगे, प्लीज बैठ जाओ प्लीज। क्राइंग क्राइंग। अदिति हमें सर हिला देती हैं और बैठ जाती हैं। शौर्य पीछे खड़ी उस लड़की को जो अदिति को जलन से घूर रही थी, जिसका नाम श्वेता था, उसको खाना सर्व करने को कहता है। श्वेता को इंसल्टिंग लगा क्योंकि इतने सालों से यहाँ काम करने पर भी शौर्य ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था और ये लड़की एक ही दिन में शौर्य के पास बैठ गई थी, वो भी खाना खाने। पर शौर्य के सामने जबान खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप आगे आके दोनों को खाना सर्व करती हैं। अदिति और कुसुम खाना देख रही थी पर खा नहीं रही थी, उन्हें झिझक है रही थी वहां बैठ के खाने में। शौर्य अदिति को देखते हुए, क्या हुआ, खाओ, ये खाना पसंद नहीं ही तुम्हें, कुछ और चाहिए? अदिति ना में सर हिला देती हैं और एक निवाला खाती हैं, पर उसको खांसी आ जाती है। शौर्य उसकी पीठ से हिला के थोड़ा चिंता से उसको पानी पिलाता है खुद के हाथों से। बच्चा आराम से खाओ, खांसी क्यों आ गई? अदिति किसी ने गाली दी? क्राइंग क्राइंग। राज क्या? फ्लश्ड फ्लश्ड। ये कैसे पता तुम्हें कि किसी ने तुम्हें गाली दी? कोल्ड स्वेट स्माइल। अदिति माँ कहती हैं कि खाना खाते वक्त खांसी आए मतलब कोई दिल से आपको गाली दे रहा है? क्राइंग क्राइंग। शौर्य ऐसा कुछ नहीं होता, खाना खाओ। अपना खाना छोड़ उसके पास चेयर लेकर बैठ जाता है और खुद चम्मच से उसको खिलाने के लिए हाथ उठाता है। अदिति उसके पास आने से चेयर पर ही बैठे बैठे पीछे होने लगती हैं। उसकी आंखों में डर था जो राज ने भी महसूस किया। खाओ, कितना कम खाती हो, तुम्हारे अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा, कितनी दुबली हो तुम, खाना क्यों नहीं खाती? राज बच्ची आपसे डर रही हैं, अंकल एसएस। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य चिढ़ के उसको घूरता है। राज चुप हो जाता है। वही कुसुम जब शौर्य को अदिति की केयर करते देखती हैं तो उसको खांसी आ जाती है। राज उसकी तरफ पानी का ग्लास बा के, तुमको कौन गाली दे रहा है? इतने बुरे दिन किसके आए जो तुमसे पंगा ले रहा है? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। कुसुम बिना राज को देखे पानी पीती हैं। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है वो महान इंसान? राज मुंह बना के, यार तुम मुझे जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकती क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कितना हैंडसम हूं मैं, एक बार नजर उठा के देखो तो सही। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। कुसुम के साथ फ्लर्ट करते हुए। कुसुम क्यों
क्यों देखूं मैं आपको, आप मेरे मामा के रिश्तेदार हैं, क्या मेरे फूफा हैं जो मैं आपको देखूं? रिस्पेक्ट मैं सिर्फ उनकी करती हूँ जो मेरे सर है, बाकी गए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना। राज है एसएस, मतलब अब तुमसे रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हारा मामा और फूफा बनूं मैं? कौन से ग्रह से आई हो आप? हद हो यार तुम तो, छोड़ो मुझे बात ही नहीं करनी। कुसुम मैंने तो कहा भी नहीं मुझसे बात करो, तुम्हें ही खुजली थी बात करने की। हु एसएस। शौर्य खाओ। और अदिति जो छोटे छोटे निवाले खाती थी, शौर्य उसको बड़े बड़े निवाले खिला रहा था जिसे अदिति डरते हुए खा रही थी, पर उसको ठीक से खाने को नहीं हो रहा था। खाओ, ये सब फिनिश करो, मुझे जाना है, जल्दी जल्दी खाओ। राज ओए, क्यों उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस रहा है? उसका मुंह देखे तुसा, और तेरा एक एक बाइट बम जितना कैसे खाए वो? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य तो क्या करूं, ये जल्दी जल्दी खा ही नहीं रही हैं, हमें ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। अदिति क्राइंग क्राइंग क्राइंग। राज तो क्या वो तुझे बुलाने आई थी कि आके मुझे खिलाओ? तू खुद जाके उसका बाप बन के उसको खिलाने लगा। अदिति को देख, गुड़िया तुम्हें और खाना है? स्माइल प्यार से। अदिति ना में सर हिला देती हैं, सुना, तेरे डर से कुछ बोल नहीं पा रही हो, आधे से ज्यादा खाना खिला दिया तूने। बेचारी को देख जरा, गुलाब के फूल की तरह है वो, साले तू एक दिन में उसको गेंदे का फूल बना देगा। बस कर। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। शौर्य राज को घुर के वहां से खड़ा होके बाहर चला जाता है। वही कुसुम भी खड़ी होके शौर्य से अदिति की नौकरी की बात करने के लिए कहती, उसके पहले ही वो जा चुका था। कुसुम सर चले गए, अब नौकरी की बात कब करूं? क्राइंग क्राइंग। राज पागलों की अम्मा, उसने इसे बैठ के खाना खिलाया और क्या सबूत देगा तुम्हें? ये काम कर सकती हैं यहाँ, चलो बाय बाय ब्यूटीफुल गर्ल, स्माइल स्माइल स्माइल। कुसुम तुम पागलों के सरदार, गुस्से से कहती हैं, पर राज वहां रुकता ही नहीं है, बाहर चला जाता है। कुसुम अदिति के पास आके उसको उठा के, चलो तुम्हें काम बता देती हूँ। श्वेता, जो वही खड़ी होके उन सब की बातें और हरकतें देख रही थी, गुस्से से आगे आके, कुसुम तुम्हें पता है ना मैं यहाँ तुम्हारी सीनियर हूँ, जिसे जो काम देना है मैं दूंगी, तुम जाके अपना काम करो। कुसुम चिढ़ते हुए, श्वेता देखो, वो अभी छोटी हैं, ज्यादा भारी वाले काम नहीं कर सकती, तुम सीनियर हो, हमारी मालकिन नहीं हो। श्वेता बच्ची हैं तो घर में ही रहती, यहाँ क्यों आई हैं? आई हैं तो जो काम मिलेगा करना पड़ेगा, और तुम भूल गई सारी तनख्वाह मेरे पास आती है, जितना जबान चलाओगी उतनी कटेगी, जाओ जाके अपना काम करो। कुसुम खुद को शांत कर, क्योंकि शौर्य यही करता था, सारी नौकरों की सैलरी श्वेता को देकर उसको सबको देने को कहा जाता था, पर श्वेता शौर्य के नाम से उनके कामों में गलतियां निकाल उनके पैसे काट के खुद के पास रख लेती हैं, पर कोई कुछ कह नहीं पाता था, सब चुप ही रहते। श्वेता सीनियर तो थी, साथ ही वो सब कुछ हैंडल कर लेती थी, इसलिए राज ने उसको इन सब का हेड बनाया था। हम अदिति, मैं यही हुआ, डरना मत, जितना काम तुमसे होगा उतना करना। हम अदिति दी में क्राइंग। श्वेता जाओ भी, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है वो। कुसुम को मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है। अदिति अपनी मासूम आंखों से श्वेता को देखती हैं, चलो अब खाना खा लिया ना, तो ये सारे बर्तन उठा के किचन में ले जाके साफ करो, और हाँ, एक भी बर्तन टूटा ना तुम्हारी सैलरी काट दूंगी, समझ गई? अदिति अपनी गर्दन को हाँ में हिला के धीरे धीरे बर्तन उठाने लगती हैं। उसको काम की आदत थी, पर घर में उसकी माँ और वो दो ही लोग थे, इसलिए इतना काम नहीं करना पड़ता था। पर यहाँ उस टेबल पर खाने के इतने बर्तन पड़े हुए थे, आधा खाना वैसा ही था। उस खाने को देख अदिति की आंख भर आती हैं, इस खाने के लिए आज वो यहाँ काम कर रही थी, यहाँ उस खाने की कोई कीमत ही नहीं है। जहाँ उनके घर में कल रात से सिर्फ चावल बन रहा था, यहाँ 5 पकवान बने थे, पर खाने वाला कोई नहीं था। ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बाकी सब काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ तो आएगी नहीं, तुम्हें ही करने हैं। वह शौर्य की चेयर पर बैठ अपना मोबाइल चलाने लगती हैं। अदिति खुद के मन के विचारों को साइड कर काम में लग जाती हैं। अदिति सारे बर्तन उठा के श्वेता के बताए हुए किचन की तरफ चली जाती हैं, पर अंदर आके उसके कदम रुक जाते हैं। किचन बहुत बड़ा था, ये तो अदिति के घर से भी 10 गुना बड़ा था, जिसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। अदिति तो बस पलके झपकाए उस एडवांस किचन को देख रही थी, जो काफी खूबसूरत था। हर चीज इतने सुंदर तरीके से रखी हुई थी, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ साफ सुथरा, हर चीज सलीके से रखी हुई थी। अदिति धीमी आवाज में, बाप रे, ऐसे इतना बड़ा किचन, इसमें तो पूरी दुनिया का खाना बन जाएगा। ये कितना चमक रहा है, कितना सुंदर भी है, बिल्कुल सर की तरह। शौर्य को याद कर फिर मुंह बना के, पर गुस्सा बहुत करते हैं। हु एस एस फ्यू फ्यू। श्वेता जो पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, जल भून गई। श्वेता, एस एस गवार लड़की, क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला, और भी बहुत काम पड़े हुए हैं, तेरी माँ नहीं आएगी करने, तुझे ही करने हैं। और हाँ, आज सर ने खाना खिलाया, इसलिए उड़ने की जरूरत नहीं है।
सर को गरीबों को खाना खिलाने की आदत है, तो ये मत सोचना तुम्हें रोज रोज यहाँ खाने को मिलेगा। तुम्हें भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिलता है। पाउटिंग। अदिति को श्वेता की बातें बुरी भी लगी, पर उसकी मजबूरी थी यहाँ काम करना। उसने सर झुका के उसकी सारी बातें सुनी, मुंह से सिवाय सिसकियों के कुछ ना निकला। अदिति रो रही थी, उसे बस यही आता था रोना, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत नहीं थी उसने, या ये भी कह सकते हैं डर लगता था उसे अनजान लोगों से। अब ये रोना बंद करो और काम करो। अदिति बर्तन धोने लगती हैं। जब से आई हैं बस रोए जा रही हैं, काम करना आता नहीं तो आते क्यों हो? बस बड़े घर में घूमने या ऐशो आराम देखने, ऐक की हवा खानी है बस। हुएसएस। अदिति की आंखों से आंसू गिर के वहां बेसिन में गिर रहे थे, पर अदिति के हाथ चल रहे थे। बर्तन ज्यादा होने की वजह से अदिति को आधा घंटा लगा सब धोने में। अदिति की स्पीड इतनी नहीं थी। कुसुम हॉल में बने कमरे साफ कर रही थी, पर दिल ही दिल अदिति के लिए परेशान भी हो रही थी। अपना काम छोड़ के जा नहीं सकती थी। अगर जाती तो श्वेता उसके पैसे काट लेती। श्वेता को हजारों गालियां मन ही मन दे रही थी। अदिति के बर्तन साफ करने के बाद अपने गिले हाथों को पोंछने के लिए सामने देखा तो एक वाइट टॉवल वहां लटक रहा था। वो अदिति के कपड़ों से भी ज्यादा साफ था। अदिति ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर दोबारा पीछे खींच लिया। अपने कपड़ों को देखा जो कुछ खास नहीं थे, साथ ही उनमें सिलवटें भी थी। अदिति उस टॉवल को देख अपने हाथों को अपने दुपट्टे से ही पोंछ देती हैं। वो बाहर वाली दीदी दोबारा गुस्सा करेगी, इसलिए इसको खराब मत कर। अदिति फ्यू फ्यू खुद से ही बातें करते हुए, ये कितना सफेद है। उस टोवेल को छू के उसकी तरफ अपना चेहरा झुका के उस टोवेल की खुशबू लेते हुए, वाह एसएस खुशबू कितनी अच्छी है। महंगा वाला साबन से धोते होंगे ना। अदिति को क्या पता कि इन टोवेल को एक बार ही यूज किया जाता था, उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता था। उसने मासूमियत से उस टॉवल पर हाथ फेरा जो बहुत अच्छा और सॉफ्ट था। ये कितना मुलायम है। श्वेता ओहो, लड़की चल फर्श भी साफ करना है। अदिति हाथ हटा के सर झुका के डर से हाँ में सर हिला देती हैं और उसके पीछे जाती हैं। कुछ वक्त बाद अदिति हॉल में लगी सीढ़ियों पर बैठे हुए पोछा लगा रही थी। वही श्वेता नीचे चेयर पर बैठे फोन चला रही थी। अदिति उस चमचमाती सीढ़ियों को अपने नाजुक हाथों से घिस रही थी, क्योंकि श्वेता ने उसको कहा था। तभी उसको अपने सामने दो छोटे पैर दिखे। अदिति ने सर ऊपर किया तो कोई नाटा लड़का खड़ा था जो उसको देख प्यारी सी स्माइल कर रहा था। उसका नाम श्याम था। श्याम। अरे एसएस दीदी, इसको इतना मत घिसो, ये पहले से ही साफ है, बस एक हाथ घुमाओ। स्माइल स्माइल। नीचे नजर घुमा के श्वेता को देखना में सर हिला के, और सबकी बात नहीं माननी। यहाँ सिर्फ एक आंटी हैं यहाँ जिनका नाम पुष्पा है, आपको बस उनके ऑर्डर मानने हैं। स्माइल स्माइल। अदिति लेकिन श्वेता दीदी तो बोली कि ये साफ नहीं है, इसको एक ही से साफ करो वरना पगार काट देंगी। फ्यू फ्यू धीमी आवाज में। श्याम अच्छा ऐसा बोला, मुझे कैसे पता नहीं चला, मैं नहीं था ना यहाँ। आप आज ही आए हो क्या? ये तो यूं ही हमारे भैया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती रहती हैं। पुष्पा काकी गाँव गई हैं ना कुछ महीने पहले, अभी कल या परसों में आ जाएगी, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगी। 3 महीने से ये खुद को मालकिन मानने लगी है। आप रुको, मैं इसको मजा चखाता हूँ। स्माइल स्माइल। श्याम नीचे उतर के श्वेता के पास आके खड़ा हो जाता है, जिसका पता श्वेता को नहीं चलता। वो अपने मोबाइल में मेकअप के वीडियो देख रही थी। श्याम अरे एसएस वाह, आप तो यहाँ आराम कर रही हैं, मुझे लगता है मुझे भैया को बता देना चाहिए आपके बारे में। स्माइल स्माइल। श्वेता श्याम को सामने खड़े देख हड़बड़ा के खड़ी होके, श्याम तुमने सर का कमरा साफ भी कर दिया? मैं तो बस थक गई थी इसलिए बैठी थी, सर को मत बताना प्लीज। फ्यू फ्यू। श्याम क्यों ना बताए, आप उन दीदी को ये काम क्यों बोली हैं? आपको दिखता नहीं वो कितनी छोटी हैं, हल्के हल्के काम बोल देती। श्वेता वो श्याम, मुझे जो ऑर्डर दिया गया है मैं उसे ही फॉलो कर रही हूँ, और वो लड़की काम करने आई है आराम करने थोड़ी। फ्यू फ्यू। श्याम जाओ जाके अपना काम करो, मैं देख लूंगा उन्हें क्या काम देना है। श्वेता दांत पिसते हुए वहां से अपने काम पर चली जाती हैं, जो कि था किचन की सफाई। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अदिति को हाथ से नीचे आने का इशारा करता है। अदिति पोछा हाथ में लिए ही नीचे आती हैं। अदिति वो दीदी नाराज हो गई ना? फ्यू फ्यू अब मेरी पगार काट देंगी ना? फ्यू फ्यू। श्याम अरे नहीं दीदी, वो बस कल तक है, जब पुष्पा काकी आ जाएगी फिर वो आपको पगार देंगी, और काकी बहुत अच्छी हैं, वो किसी का पगार नहीं काटती। वैसे दीदी आप बहुत सुंदर हो, आपका नाम क्या है? यहाँ क्यों काम कर रही हो? स्माइल। अदिति मेरा नाम अदिति है और मेरी माँ यहाँ काम करती थी, पर अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उनकी जगह पर आए हूँ। कुसुम दीदी के साथ आए हूँ। स्माइल स्माइल। अदिति को भी श्याम अच्छा लगा, क्योंकि वो उससे प्यार से बात कर रहा था।
श्याम आपका नाम बहुत अलग है। अदिति बिल्कुल आपकी तरह प्यारा। वैसे हमारे भैया का नाम भी अलग ही है और वो खुद भी बहुत अच्छे हैं। शौर्य मलिक कोल्ड स्वेट स्माइल एटीट्यूड से शौर्य की नकल करते हुए जिसे अदिति खिलखिला के हंस देती हैं। अदिति आप भी बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? स्माइल। श्याम मेरा नाम श्याम है और भैया मुझे छोटे बुलाते हैं। वो क्या है ना, मैं 8 साल से भैया के साथ हूँ इसलिए वो मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं बहुत खास हूँ उनके लिए, मुझे प्यार भी बहुत करते हैं पर उनको जताना नहीं आता, पर मैं समझ जाता हूँ। कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल। अदिति अब मैं क्या करूँ? स्माइल। श्याम चलो मैं आपको कुसुम दीदी के पास छोड़ देता हूँ, आप उनके साथ ही काम कर लेना। आओ। अदिति मैं गर्दन हिला के श्याम के पीछे चल देती हैं। श्याम के बारे में जान लेते हैं। ये शौर्य के आदमी का बेटा है। शौर्य माफिया में है जिसका पता सिर्फ कुछ लोगों को है। उसकी खुद की गैंग है। शौर्य गलत काम के साथ साथ खुद का बिजनेस भी आगे बढ़ा रहा है ताकि दुनिया के सामने उसकी एक अच्छी इमेज बनी रहे। शौर्य पे हुए हमले में श्याम के पापा जख्मी हो गए थे और उनके सीने में गोली लग गई थी। वो बच नहीं पाए थे पर मरने से पहले अपने इकलौते बेटे को शौर्य को सौंप गए। श्याम की मां नहीं थी और तब वो बस 10 साल का था जब शौर्य पर उसकी जिम्मेदारी आई थी। शौर्य भी उसको अपने घर ले आया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो बड़ा दिखने लगा पर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। शौर्य ने उसको डॉक्टर को भी दिखाया पर ये चीज नेचुरल थी जिस पर की इलाज नहीं था। तब से शाम शौर्य के साथ ही रहता है। शाम को स्कूल में भेजा पर वहां बच्चे उसका मजाक बनाते थे इसलिए उसने स्कूल जाने से ही मना कर दिया। तब शौर्य ने उसको घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास लगवा के दी। आज वो कॉलेज भी ऑनलाइन ही कर रहा है। पढ़ाई में अच्छा है। ये सच था। शौर्य उस पर भरोसा करता था क्योंकि वो मासूम था अदिति की तरह। और शौर्य को मासूम लोग काफी पसंद थे जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। साफ दिल के। शाम से उसने कभी प्यार से बात नहीं की पर उसको किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। शाम भी शौर्य का कमरा खुद साफ करता था। बस शौर्य के कमरे में जाने की परमिशन उसे ही थी। शौर्य उसको छोटे बुलाता था। वो बहुत क्यूट था। गोरा रंग और क्लीन शेव, किसी बच्चे की तरह लगता था। उसका भी कमरा था खुद का। उसको बस शौर्य का कमरा साफ करने का काम होता था, बाकी दिन वो खुद ही कुछ कर लेता था। वरना अपनी पढ़ाई करता। उसको पता था वो नौकर का बेटा है इसलिए कभी उसने शौर्य से कोई जिद नहीं की। हमेशा अपनी मर्यादा में रहा। राज उसके साथ फ्रेंडली था। बस शौर्य का नेचर अलग है इसलिए वो हमेशा गुस्से में ही रहता था। शाम को अब उसके गुस्से की आदत हो गई थी। वो उसके गुस्से में भी प्यार ढूंढ लेता था। कभी कभी उसके कमरे में ही जाके उसके पास सो जाता बिना डरे नहीं। शौर्य भी उसको कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो बच्चा था और डर लगे तभी शौर्य के पास आता था। सेमीकोलन। शौर्य अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस जा रहा था। उसके पास राज बैठा हुआ था। तभी राज का फोन बजा। राज ने कुछ देर फोन पर बात की। उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे, साथ ही शौर्य के भी। राज ने फोन काटा फिर सामने देखने लगा। शौर्य पता कर, मुझे आज ही वो चाहिए। मुझे वो गद्दार खुद के सामने चाहिए। नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। पाउटिंग पाउटिंग। राज साला गद्दार अपने गैंग का ही है। करोड़ों का माल पुलिस ने पकड़ लिया। पाउटिंग पाउटिंग शौर्य, ये ब्लू गैंग का काम है और अपने ही गैंग का एक आदमी है जिसने उनकी हेल्प की है। पाउटिंग। शौर्य कौन? पाउटिंग पाउटिंग नाम बोल। राज किरण पाउटिंग पाउटिंग साला, जरूरतमंद समझ उसको लिया था पर गद्दार निकला। कमीना, गोली मार दूंगा साले को। पाउटिंग पाउटिंग। शौर्य ऑफिस में बुला उसको। पता नहीं चलना चाहिए, हमें पता है उसके बारे में। चाहे तो घसीट के लाना, मुझे वो अपने सामने चाहिए। पाउटिंग 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 शौर्य मलिक से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी इसे। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। कुछ घंटे बाद शौर्य के ऑफिस के कैबिन में राज एक लड़के को पिट रहा था जो राज के ही उम्र का था। वो लड़का रो रो के शौर्य से खुद को छोड़ने की भीख मांग रहा था। शौर्य उसके सामने चेयर पर किसी राजा की तरह पैर फैला के बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पेन थी जो एक छोटा चाकू था। शौर्य उसको ऊपर नीचे कर रहा था और साथ ही उस लड़के को घूर रहा था। गुस्से में और ज्यादा डरावना लग रहा था। शौर्य का गुस्सा जल्दी नहीं जाता जब तक वो सामने वाले को उसकी सजा तक ना पहुंचाए। शौर्य एक हाथ ऊपर कर राज को रोकते हुए, किरण राव, तुझे मैंने रोटी दी, पैसा दिया, सारे जरूरतें पूरी की, तूने क्या किया? गद्दारी। पाउटिंग पाउटिंग। किरण जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ था। उसके मुंह से ओठों से खून निकल रहा था। वही उसके पास राज खड़ा गुस्से में उसको देख हाफ रहा था। सर, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत थी। मैं फोल्डेड हैंड्स लाउडली क्राइंग। शौर्य ना, तुझे पैसे नहीं पावर चाहिए था। पैसे चाहता तो मेरे पास आता। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना, सिर्फ तुझे नहीं तेरी पूरी फैमिली को मिलेगी।
तेरी बहन, पाउटिंग पाउटिंग, क्या नाम है उसका? राज। राज आरती। भाई पाउटिंग पाउटिंग। किरण, नो सर, प्लीज उसको कुछ मत करो, वो बच्ची है, प्लीज उसको छोड़ दो, प्लीज आपको जो सजा देनी है मुझे दो, उसको कुछ मत करो। लाउडली क्राइंग, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। शौर्य, अपनी जगह से उठ, क्या हो अगर तेरी बहन को मैं उठा लाओ और अपने गैग के हवाले कर दूं? वैसे भी उप लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनको भी तो थोड़ा मजा चाहिए ना, सोच रहा हूँ। तेरी बहन, पाउटिंग। किरण, नहीं 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 सर, नो प्लीज ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। फोल्डेड हैंड्स, लाउडली क्राइंग। शौर्य, उसके पास आके उसके बालों को पकड़, उसका सर उठा के ऊपर करते हुए, तुझे मार के मेरा नुकसान तो पूरा नहीं होगा ना? अब ये नुकसान तेरी बहन पूरा करेगी, वो भी आज। पाउटिंग पाउटिंग। राज, इसकी बहन को उठा ला अपने अड्डे पर और दे दे अपने लोगों को, ताकि आज उनकी चांदी हो जाए। पाउटिंग पाउटिंग। किरण, नहीं सर, वो छोटी हैं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, आपको जो करना है मेरे साथ करो। लाउडली क्राइंग, उसको कुछ मत करो। लाउडली क्राइंग, फोल्डेड हैंड्स। शौर्य, राज की तरफ हाथ करता है, राज उसके हाथों में गन दे देता है। ले दे दे खुद को सजा, गोली सीधा यहाँ मारनी है तुझे, चल जल्दी कर। पाउटिंग पाउटिंग। किरण के सर पर अपनी उंगली टैप करते हुए। किरण, मेरी बहन का मेरे बाद कोई नहीं है सर। लाउडली क्राइंग, प्लीज माफ कर दो। लाउडली क्राइंग। शौर्य, गन लोड कर उसके हाथ में देकर, आज तुझे माफ कर दिया तो कल को मेरा खौफ ही मिट जाएगा, इसलिए आज तुझे सजा देना बहुत जरूरी है। मेरी सरकार में मैं ही सरकार हूँ, और मुझे इंसाफ में सिर्फ मौत पसंद है। या गन चला या अपनी बहन को भरे बाजार नीलाम होते देख, तेरी मर्जी। पाउटिंग पाउटिंग। किरण, आप मेरी बहन को कुछ नहीं करेंगे ना? उसको कुछ नहीं होगा ना? लाउडली क्राइंग। शौर्य, नहीं करूंगा, जल्दी चला बे, ये तेरे कर्मों की सजा है, जितनी देर करेगा उतना मेरा फैसला बदलता जाएगा। पाउटिंग पाउटिंग। किरण आंखें बंद कर गोली चला देता है, जो सीधा उसके खोपड़ी के आर पार हो जाती हैं। वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, आसपास खून फैला हुआ था। शौर्य किरण की लाश पर से पैर डाल दूसरी साइड आके अपनी चेयर पर बैठ के उसकी लाश को देख एक टे स्माइल करता है। राज, अब इसको मार के क्या फायदा, हमारा नुकसान तो हो गया ना? सारे न्यू गन लोड थी उसमें, जिसको इसने पकड़वाया था, वो नुकसान कैसे भरेगे? पाउटिंग पाउटिंग। 50 करोड़ पानी में गए। पाउटिंग पाउटिंग। शौर्य उपसर कर हंसते हुए, बिल्कुल सही कहा, 50 करोड़ पानी में ही गए हैं। राज, तू हंस क्यों रहा है? करोड़ों के नुकसान की बात सुन कहीं पागल तो नहीं हो गया तू? फ्यू फ्यू। शौर्य, देख मुझे, मैं कौन हूँ, मुझे पहचाना? मैं हूँ तेरा दोस्त। शौर्य के पास जाके उसको हिला के पूछता है। शौर्य उसको गाल पर एक थप्पड़ मार के उसको गुस्से से घूरता है, जिसे मुंह बना के शौर्य को देख अपना गाल से हिला रहा था। मारा क्यों? फ्यू फ्यू। शौर्य, तुझे क्या लगता है इतना आसान है शौर्य मलिक का नुकसान करवाना? जो अब तक कोई पुलिस वाला नहीं कर पाया, ये चिंधी भर का लड़का कर लेगा। हमारा माल सेफ है, बिल्कुल सही जगह है, ये बस एक ट्रैप था उनको भटकाने का। राज कंफ्यूज होके, तो इसको क्यों मारा? फ्यू फ्यू। शौर्य, खौफ होना बहुत जरूरी है, जिस दिन ये नहीं होगा, राज नहीं कर सकते हम। आज इसकी आंखों में मौत का खौफ देख मेरी रूह को बहुत सुकून मिला है, क्योंकि खौफ का नाम ही शौर्य मलिक है। राज, सर खुजा के फिर खुद क्यों नहीं मारा इसे? इसके हाथों ही इसकी जान ले ली। फ्यू फ्यू। तू कभी कभी मेरे सर के ऊपर जाता है। फ्यू फ्यू। शौर्य, मेरा भी लेवल है, मैं ऐसे सबको मारता फिरूंगा तो वो गिर नहीं जाएगा क्या? वो सब छोड़, कल रात को समंदर रास्ते हमारा माल आ गया था और अब वो सेफ जगह है, इसलिए अब इस कचरे को साफ करवा, काम पे लग। मेरे कैबिन के क्या हुआ बाहर पता नहीं चलना चाहिए, जा। राज, बाहर जाते हुए कचरा करे तू और साफ करूं मैं, किसी को भेजता हूँ, पीछे के लिए रास्ते से लिफ्ट का लॉक खोल के रखना, बाय। शौर्य अपने काम में लग जाता है। कुछ गार्ड्स आके किरण की बॉडी को पीछे के रास्ते से ले जाते हैं और शौर्य का कैबिन साफ कर चले जाते हैं। शौर्य काम में ऐसा डूबा कि उसको रात होने का भी पता नहीं चला। राज उसके केबिन में आके, राज भाई चल ना, भूख लगी है, रात के 9 बज गए हैं, तू कैसा इंसान है यार, तुझे भूख नहीं लगती क्या? फ्यू फ्यू। शौर्य, हमम हो गया, गाड़ी निकाल आता हूँ। अपना लॉकर लॉक करते हुए मोबाइल और बाकी सब उठा के राज के पीछे चल देता है। राज जाके गाड़ी लाता है, दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। शौर्य जब घर में इंटर हुआ तब श्वेता डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी और उसने मेकअप थोप रखा था। शौर्य के अंदर आते ही शौर्य की नजर उस पे पड़ी। श्वेता सर, डिनर रेडी है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं लगा देती हूँ। स्माइल स्माइल, या आपके लिए कमरे में। फ्यू फ्यू। श्वेता की बात बीच में ही रह जाती हैं और वो कांपने लगती हैं।
शौर्य छोटे एसएस कहाँ मर गया तू छोटे। पाउटिंग पाउटिंग अपना कोट जो हाथ में पका हुआ था सोफे पर फेंक देता है। वही शाम अपने छोटे कदमों से भागते हुए बाहर आके शौर्य के सामने खड़ा हो जाता है। शाम शौर्य की कमर तक आता था जिसे शौर्य ने अपनी नजरें झुका के उसको देखा। क्या कर रहा था? तुझे पता नहीं है मैं कब घर आता हूँ? क्या कहा था मैंने? श्याम भैया मैंने क्या किया? मैं तो पढ़ रहा था। फ्यू फ्यू श्वेता की तरफ देख। शौर्य खाना लगा और राज के कमरे में लेकर आ। मैं वही हूँ, राज के साथ खुद का भी लाना, समझा? पाउटिंग पाउटिंग श्वेता सर झुका के वहां से अपने नौकरों वाले कमरे में चली जाती हैं। वो शौर्य के लिए तैयार होके उसका वेट कर रही थी ताकि वो उसे एक नजर देखे, पर शौर्य ने उसको ठीक से देखा तक नहीं था। फ्यू फ्यू राज मुंह बना के शौर्य के पीछे जाते हुए, तेरा खुद का कमरा नहीं है क्या? हमेशा मेरा कमरा क्यों? फ्यू फ्यू शौर्य घर मेरा ही है, तेरा खुद का घर नहीं है क्या? वहां क्यों नहीं जाता? हमेशा यहाँ क्यों पड़ा रहता है? राज मेरे पास भी घर है समझा, पर मुझे अकेले वहां बोर हो जाता हूँ। फ्यू शौर्य इसलिए मुझे बोर करने यहाँ आ जाता है, साथ ही साथ उस छोटे को भी बिगाड़ रहा है। कमरे के अंदर आके उस दिन मोबाइल में क्या दिखा रहा था उसे? हाँ राज यहाँ वहाँ देख। क्या क्या? कुछ भी तो नहीं, गेम खेल रहे थे हम। फ्यू फ्यू शौर्य राज तू उसको किसिंग वीडियो दिखा रहा था, वो बच्चा है, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा सोचा है तूने? राज अबे बच्चा नहीं है, वो 18 साल का हो गया है। अब इस उम्र में ये सब देखना इज नॉर्मल यार। क्यों गुस्सा कर रहा है? उसको भी पसंद आई थी वीडियो। शौर्य उसको घूरते हुए बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होके आता। उसके बाद राज भी फ्रेश हो जाता है। तब तक शाम तीनों का खाना लेकर आ जाता है। तीनों बैठ के वही सोफे पर खाना खाने लगते हैं। तभी शाम के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। श्याम भैया शौर्य शांति से अपना खाना खाते हुए हमम। श्याम आपको पता है मैं आज एक एंजल से मिला, वो हमारे घर में ही काम करती हैं। वो कितनी प्यारी थी और उसका नाम भी प्यारा था, बहुत सुंदर थी वो। उसका नाम? शौर्य खाते हुए रुक जाता है। श्याम की बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह से निकलता है, अदिति। श्याम हाँ यही नाम है उनका। वो दीदी बड़ी प्यारी हैं, पर ये श्वेता दीदी उनको बहुत काम दे रही थी। आपको पता है उनके हाथों में कितनी सॉफ्टनेस होती होगी, पर आज श्वेता दीदी ने उनसे बार बार बर्तन करवाए जिसे उनके हाथ सूखे हुए पत्ते की तरह हो गए थे। फ्यू फ्यू राज शौर्य को देख, वो यहाँ काम करने ही आई हैं श्याम, उसी का पैसा उसको मिलेगा, फिर चाहे जो काम करना पड़े, नहीं करेगी तो निकाल दी जाएगी। शौर्य पुष्पा आंटी कब आ रही है? शाम कल भैया। स्माइल मेरे लिए वहां से बड़ा वाला बास्केटबॉल लाने वाली हैं वो। स्माइल स्माइल शौर्य राज राज शौर्य को देखते हुए खाना चबा रहा था। कल आंटी के आ जाने के बाद मुझे ये श्वेता इस घर में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। राज खांसने लगता है। राज क्यों? पर उसने क्या किया? फ्यू फ्यू शौर्य खाना खाते हुए राज को घूर के, मुझे उसको काम पसंद नहीं आया तो निकाल दिया। राज थूक गटक, अभी थोड़ी देर पहले अदिति के लिए उसने ऐसा ही कुछ कहा था। राज सॉरी। फ्यू फ्यू मैं उसको कल निकाल दूंगा, वैसे भी आंटी कल आ रही है, चलो कल चिकन खाने को मिलेगा। सूखा खा के मेरा पेट खराब होने लगा है। शाम की बातों में ज्यादा जिक्र अदिति का हो रहा था। शौर्य खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर अभी उसकी नजरों के सामने अदिति का अक्स था जो उसको बेचैन कर रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। अदिति के साथ सुबह बिताया हुआ वक्त उसको बार बार याद आ रहा था, जिसे ना चाहते हुए भी उसके ओठ मुस्कुरा उठे, पर उसने जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा ली और नॉर्मल हो गया। पर राज ने उसकी मुस्कान देख ली। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।